लाल किताब ट्रांसफॉर्मेशंस की बुक है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस की बुक है। वो आपको एक वे देती है, एक तरीका देती है कि यू कैन चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। आप किस तरह से जीवन को चाहते हैं। लाल किताब के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है, वो ये बताती है कि तुम पीछे से क्या लेके आए, कि तुम किन चीजों के प्रति प्रीडेस्टाइन्ड हो। क्या चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ओके। जैसे आपका परिवार से मिलना आपके हाथ में नहीं है, आप कहाँ पैदा होंगे। हमारे भाई बहनों का मिलना, हम किस मोहल्ले में रहेंगे, हम किस स्कूल में जाएंगे, ये सब हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियंस करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में चीजें बहुत बाद में आती हैं। हमारा जीवन साथी का मिलना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे को पत्नी कैसी मिलेगी, पति कैसा मिलेगा, यहां तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इस मैटर में हम पास्ट कर्मा के बंधन में बंधे हुए हैं। तो लाल किताब 9 प्रकार के बंधन बताती है। 9 बंधन में से कौन सा बंधन आपके चार्ट में है। 9 बंधन है, 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं। तो कहती है अब आपको फर्स्ट स्टेप पे ये पता चला कि आप किस तरह के बंधन में बंधे हुए हैं। एंड सेकंड स्टेप कि आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। आप ये पता करो जैसा आप सोचते हैं वैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसका स्टेप भी लाल किताब समझाती है। एक आदमी कहता है कि मेरे पास एक बंधन है कि मेरी मैरिज लाइफ हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं है, बट आई वांट हैप्पी मैरिज लाइफ। मिली नहीं है पर मैं चाहता हूँ। दैट इज अ सेकंड स्टेप। चाहत बहुत बड़ी चीज है। एक आदमी कहता मैं चाहता चूता कुछ नहीं हूँ यार, टंटा खत्म करो, भागो यहाँ से, निकलो। एक आदमी कहता है भागना नहीं है, मुझे यहीं पर रह करके बेटरमेंट करना है। एंड थर्ड स्टेप वहां पे वो समझाती है ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी नेगेटिव वे में चल रही है कुंडली में, आप उसको पॉजिटिव साइड पे टर्न कर लो। उसकी रेमेडीज, सजेशंस, प्रिकॉशंस, उसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, वो लाल किताब आपको सजेस्ट करती है। लाल किताब कोई मैजिक की तरह नहीं है। इसको मैजिक की तरह पेश कर दिया जाता है कई बार, बट इट्स नॉट ए मैजिक, बट इट कैन क्रिएट मैजिक। इट्स नॉट मैजिक बट इट कैन क्रिएट मैजिक। बट उसके स्टेप्स हैं, बिना स्टेप्स नहीं। उसका पूरा अपना मैथमेटिक्स है। वो आप इस कोर्स में धीरे धीरे समझेंगे और वो चीज भी आपको समझ में आएगी। हाँ, ये विज्ञान पूरा ट्रांसफॉर्मेशंस का विज्ञान है और बहुत सारे लोग इस चीज को करने में कामयाब होते हैं। 90% लोग इस चीज को करने में कामयाब नहीं होते हैं। जो लोग केवल रेमेडीज के पीछे भागते हैं और लॉजिक को नहीं समझते, ये फार्मूला बना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लोग ना अपना ट्रांसफॉर्मेशंस कर पाते हैं ना दूसरे का कर पाते हैं। हाँ, वो फिर वो लाल तथा कथित लाल किताब एक्सपर्ट लिख के बैठे रहते हैं दुकानों पर वो किसी का भला करने में कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए आप नए हो, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, फोकस ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशंस। आपने अपनी जर्नी को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके जाना है। यही लाल किताब की फिलॉसफी है। अब इसके 2 तरीके हैं।
एक तरीका तो ये है कि बड़ा टफ वाला, कि मैं किताब खोल के बैठ जाऊं और आपको पोयम सुनाऊं और जो उसमें लिखा है उसका अर्थ समझाऊं। 3 महीने बाद आप कहेंगे ना अर्थ समझ में आया ना बात समझ में आई, हमें ये समझा दो हमें क्या करना। फिर मुझे फर्स्ट स्टेप छोड़ के सेकंड स्टेप पे आना पड़ेगा और मैं कहूंगा देखो भाई लाल किताब का मतलब ये है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक इजी वे की तरफ लेके जाऊं, मैं एक निचोड़ के रूप में आपको दूं, बजाय आपको उसके चंक्स निकाल निकाल के फिर बता करके आपके टाइम को बहुत ज्यादा लगाऊं, वो चीज नहीं। बीच बीच में कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि लाल किताब की भाषा नहीं बोली जा रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैदिक ज्योतिष सिखाया जा रहा है। तो लाल किताब का मतलब लाल किताब का ही सूत्र सिखाया जाएगा पूरे कोर्स में। वैदिक ज्योतिष के सूत्र आपको नहीं सिखाए जाएंगे, ना ही बताए जाएंगे, ना ही मैं करता हूँ। हाँ, जब मैं वैदिक ज्योतिषी मैं जरूर हूँ, ये मैं सब जो नए हैं उनको बता दूं। 15-18 सालों से मैं वैदिक ज्योतिष का ही अभ्यास कर रहा हूँ, लाल किताब का अभ्यास भी करता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भगवान के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छी आती है, उसमें भी मैं बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ। वर्ग कुंडलियों पर मेरी काफी अच्छी एक्सपर्टीज है, पर मैं वो सब चीजें आपके यहाँ पर नहीं होने वाला। लाल किताब का मतलब लाल किताब की ही फिलॉसफी आपको यहाँ पर और लाल किताब के सूत्र ही आप लोगों को समझाए जाएंगे। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सर। ये आपको पता चल गया, कोई बात नहीं। अब लाल किताब में समझाने का क्या तरीका बताया गया वो भी मैं बता दूं। लाल किताब कहती है जैसे हमारी पृथ्वी गोल है या अंडाकार है? गोल है या अंडाकार है? गोल अंडाकार है गुरुजी। अंडाकार अंडाकार। बस यहीं से शुरुआत करनी है। ये जो अंडाकार अंडा है, आप मुर्गी का अंडा समझो, वो अंडा है, वो उस अंडाकार गोलाई का नाम है बुध ग्रह। जब हम दो जहान को मिलाते हैं, दो जहान का मतलब ये आकाश, पृथ्वी और उसके नीचे का पूरा हाफ हेमिस्फीयर नीचे का, हाफ हेमिस्फीयर ऊपर का, पूरा एक गोला बन गया, अंडाकार गोला। ये जो गोला है ये मरकरी है। अब इस गोले में 3 चीजें विद्यमान है विशेष करके, एक है रोशनी, एक है अंधेरा और एक है हवा। तो हमें समझना क्या है, रोशनी है सूरज की, सन, रोशनी है सूरज की, अंधेरा है शनि का, दोनों के बीच में गैप है। क्या गैप है कि जब अंधेरा होता है तो सूरज नहीं दिखाई देता, और जब रोशनी आती है तो हमें अंधेरा नहीं दिखाई देता, दोनों के बीच में गैप है। ये जो गैप है ना, इसकी गांठ लगी हुई है, और ये गांठ लगाने का काम बुध के पास है। अब हमने इसको ऐसा नहीं समझना है गांठ लगा दी, प्रैक्टिकल कोई गांठ गूंठ कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। समझाने का मतलब है बुध ग्रह का काम है हमारे जीवन में गांठ लगा देना, गांठ मार देना। यानी गांठ का पर्पज क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ लेना, ये तो है पॉजिटिव पर्पज। एक गांठ मार के बैठ जाना, आपने उदाहरण सुना होगा ना, वो कुछ आवाज सुनी होगी ना, यार ये आदमी तो अपने दिल में ना गांठ मार के बैठ गया, गांठ मार के बैठ गया। इट्स ए नेगेटिव सेंस आल्सो। बुद्धि हमारी गांठ मार के बैठ जाती है। गांठ मार के बैठ जाने का मतलब होता है कोई बात हमने दिमाग में घुसा दी, अब हम उस बात के ऊपर अटक के खड़े हो गए कि भाई जिंदगी में तो अब ऐसे तो ऐसे ही होगा, मैं तो एक कदम भी इससे पीछे आगे नहीं हटूंगा। होता है ना कुछ लोगों का
कि जैसा मेरी सोच है, मैं अपनी सोच के साथ खुश हूं। दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो इस मैटर में ऐसा ही डिसीजन लूंगा। तो लोग कहते हैं भाई ये तो अटक गया, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इसके आगे सोचेगा ही नहीं, ये तो गांठ मार के बैठ गया। तो गांठ के दो सेंस हैं, एक पॉजिटिव सेंस, एक नेगेटिव सेंस। तो बुद्ध कभी पॉजिटिव सेंस में चला जाता है, कभी नेगेटिव सेंस में चला जाता है। इंसानी शरीर में देखा जाए तो जो बुद्ध है वो हमारी बुद्धि है। जो ये सर की गोलाई है जिसमें हमारी बुद्धि विद्यमान है, वो है बुद्ध। अब जो अंडाकार गोला था उसमें जो हवा है, मीन्स हवा का मतलब जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जो है, वो है हमारा बृहस्पति, हमारा जुपिटर। जुपिटर का काम है हमें प्राणदायक वायु प्रोवाइड करना। इन्हीं के चक्कर से जल का निर्माण हो जाता है और एक सृष्टि चक्र चल पड़ता है। ये सृष्टि चक्र चल जाता है, इस तरीके से दुनिया बनती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में क्या चीजें कैसे ग्रहों से देखी जाती है। सबसे पहले हम हाथ को पकड़ते हैं। हमारे हाथ में 9 के 9 ग्रह हैं, 12 की 12 राशियां हैं और 12 के 12 भाव हैं। जैसे आप कुंडली देखते हो, उस कुंडली में 12 खाने होते हैं, ऐसे ही आपकी हथेली में भी 12 खाने होते हैं। आपकी हथेली में 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। वैसे तो ये पामिस्ट्री का पार्ट है, पर मेरे जीवन की शुरुआत पामिस्ट्री से हुई। और जब भी आप लाल किताब पढ़ेंगे तो लाल किताब पामिस्ट्री को साथ लेकर के चलती है। वो क्या कहती है कि आपके जो ज्योतिष के जो सूत्र हैं, उनके सूत्र हथेली पर हूबहू अप्लाई होते हैं। यानी लाल किताब नेट सेल में कहना चाहती है, जो आपकी कुंडली कह रही है वही बात हस्तरेखा भी कह रही है। तो या तो आप हस्तरेखा के एक्सपर्ट बन जाओ या आप कुंडली के एक्सपर्ट बन जाओ। दो रास्ते दे देती है आपको, दोनों से भी मिलाकर के क्रॉस चेक किया जा सकता है। जैसे आपको कुंडली में लग रहा है कि कोई ग्रह मेरा मजबूत है, कोई ग्रह लग रहा है कि कमजोर है, तो आप उसको हथेली में चेक कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? इतना सिंपल कि हम इसको हथेली में भी कर सकते हैं। तो समझना चाहोगे? थोड़ा सा बता देता हूं ताकि कभी पढ़ो तो अजीब हाँ सा सर, ना बताइए लगे। सर। अजीब सा ना लगे। सीधा हाथ, राइट हैंड। जो लोग सीधे हाथ से काम करते हैं उनके लिए राइट हैंड, जो लोग उल्टे हाथ से काम करते हैं उनके लिए लेफ्ट हैंड ही काम आएगा ज्योतिष विद्या देखने के लिए। यानी कि एक आदमी की सोच, काम करने का तौर तरीका, उसके ग्रहों की स्ट्रेंथ, उसके ग्रहों की वीकनेस, सब कुछ उसके एक्टिव हैंड में लिखी गई है। तो हमें कौन सा हैंड चूज करना है? एक्टिव हैंड। कंफ्यूज नहीं होना है कि हाथ औरत का है कि मर्द का है। यानी कि औरत का भी वही हाथ चेक होगा जो हाथ हमारा एक्टिव है। अब इसमें उंगलियों के बारे में समझ। ये हमारी 4 उंगलियां हैं। सबसे पहली उंगली ये है जिसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली
ये बृहस्पति की उंगली है, जुपिटर। ये पूरी उंगली का मालिक कौन है? जुपिटर। ये आप लिखना शुरू कर दीजिए, जिनको पता है ठीक है, जो नए हैं उनको वो लिख सकते हैं। सेकंड उंगली है शनि की, शनि की उंगली। ये उंगली वैराग्य की उंगली होती है, टेक्निकल चीजों की उंगली होती है ये, और किस्मत की रेखा यहीं पर होती है। तीसरी उंगली है अनामिका, रिंग फिंगर। चौथी उंगली है कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर। 4 उंगलियां हैं। इन 4 उंगलियों में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से 12 मीन राशि कैसे बनती है? आप इंडेक्स फिंगर उठाइए, जो टॉप पोर्शन है वहां पर मेष राशि होती है। टॉप पोर्शन मेष राशि, सेकंड वृष, थर्ड मिथुन। अब शनि की उंगली छोड़ देंगे। याद करने का तरीका बता रहा हूं, दिमाग में टेंशन नहीं होगी। हमेशा राशि गिननी है, फटाफट हो जाएगा कि आपकी मेष राशि, वृष, मिथुन। दूसरी छोड़ दो, अब तीसरी पकड़ लो, रिंग फिंगर। नंबर 4 कर्क राशि, 5, 6। अपने वो बना लो, एक उंगली का चित्र बना लो, अपने हाथ का चित्र बना लो, तो नोट करने में आसानी हो जाएगी। ये इंडेक्स फिंगर है, 1 राशि, 2, 3। चौथी यहां से शुरू करेंगे हम। अब जब धनु राशि तक हम लिख लेते हैं, अब मिडिल फिंगर पे आएंगे। तो आपने क्या करना है, ये 12 राशियां होंगी। इसी प्रकार से 12 खाने भी बने होते हैं। आना नंबर 1 सूरज की उंगली के नीचे होगा। आपका हाउस नंबर 1 सूरज की उंगली के नीचे होगा। आना नंबर 2 इसकी उंगली के नीचे होगा जुपिटर, बृहस्पति की उंगली। गुरु, शनि, सूर्य, ये है बुध की उंगली। यहाँ पे होता है 3 नंबर, अंगूठे के नीचे। चंद्रमा नंबर 4, ये बुध के नीचे नंबर 5। नंबर 6 दिमाग रेखा। नंबर 9 जहां से किस्मत रेखा निकलती है, यहां से किस्मत रेखा निकलती है जो शनि तक जाती है। यहाँ नंबर 8। नंबर 10। इस तरीके से नंबर 11 यहाँ पर होता है। इसी तरीके से नंबर 12 यहाँ होता है। नंबर 7 दिमाग रेखा जहां पर जाकर के रुक जाती है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है। कुछ लोग नंबर 7 बुध की रेखा को मानते हैं, यानी बुध के नीचे विवाह जो रेखा होती है उसको नंबर 7 मानते हैं। कीरो वाले नंबर 7 यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि कीरो की थ्योरी के अनुसार जो आपकी ये हथेली है, इसमें जो छोटी उंगली है और आपकी ये हृदय रेखा जो निकल रही है, हार्ट लाइन, उसके बीच में एक जो छोटी सी रेखा है, जिसे अक्सर विवाह रेखा के नाम दे दिया जाता है, ये विवाह रेखा है।
जीरो वाले मानते हैं, बट हमारे सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा नहीं है। इंडियन थ्योरी अलग है। इंडियन थ्योरी के अनुसार ये विवाह रेखा नहीं है। अब हमें समझना होगा, ये हार्ट लाइन है जो जुपिटर तक जा रही है, ये दिमाग की रेखा है, और ये लाइफ लाइन, ये लक लाइन है, भाग्य रेखा। एक सूर्य रेखा भी होती है जो सूरज पर्वत के नीचे से निकलती है, सन लाइन, जो हमारे लिए यश मान सम्मान के रास्ते खोलती है। इस प्रकार से आप लोग पामिस्ट्री में भी ये सब चीजें देखते हैं। पामिस्ट्री विज्ञान बिल्कुल अलग प्रकार का विज्ञान है। इसको समझने के लिए आपको इसको सीखना पड़ता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। नंबर 12 जो है आपकी, ये जो हार्ट लाइन है, नहीं सॉरी, जो माइंड लाइन है और लाइफ लाइन के बीच में जो थोड़ा सा एरिया खुलता है, वो नंबर 12 है। यहाँ पर लाल किताब कहती है कि दो ग्रह बड़े मेन हैं, एक बुध एक बृहस्पति। एक आपकी बुद्धि और दूसरा है उस बुद्धि में कैसा ज्ञान है, यानी कि गुरु। सबसे पहले आप लोग कुंडली में अगर चेक करना है तो बुध को ही चेक करना होता है। लाल किताब कहती है कि बुध अच्छा तो सब अच्छा। तो इस बात में बहुत गहराई छिपी हुई है कि अगर किसी का बुध अच्छा है, इसका मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी है तो सब अच्छा। फिर दूसरी सबसे बड़ी ताकत है बृहस्पति। बृहस्पति दो जहान का मालिक है। दो जहान मैंने जिस संसार में हम रह रहे हैं, एक वो दुनिया और एक वो दुनिया जब हमारी मान्यता ऐसी है कि मरने के बाद सभी हम उस लोक में चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 7 लोक का कंसेप्ट है, सप्त लोक कंसेप्ट। उनके नाम है भू, भुवः, स्वः, महः, जन, तप और सत्य। ठीक है। तो इन लोकों में कौन आदमी हमारे यहाँ पूरा है कि मरने के बाद कौन महल में जाता है, कौन जन में जाता है, कौन तप लोक में जाता है, कौन सत्य लोक में जाता है। अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, जितने अच्छे कर्म आप इस संसार में करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा लोक आपको मिलेगा दूसरे जहान में, यानी दूसरी दुनिया में। तो वहां का मालिक भी बृहस्पति है। हम स्वर्ग लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो स्वर्गीय हो गया, किसी को नरकीय थोड़ी कहते हैं, स्वर्गीय हो गया। तो स्वर्गीय का मतलब अब स्वर्ग लोक का मालिक भी बृहस्पति है। तो दूसरी शर्त क्या है कि एक तो भाई आपका बुद्ध अच्छा होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है कि उसका गुरु अच्छा होना चाहिए। जिस व्यक्ति का गुरु अच्छा हो गया तो उसका जीवन इस संसार में भी बहुत अच्छा कटेगा उसका टाइम, और उस लोक में भी वो अपना जीवन में इतने अच्छे कर्म करके जाएगा कि वहां भी वो अपना अच्छा स्थान अपना वहां पे रिजर्व कर लेगा। ऐसी थ्योरी है। क्योंकि अपन तो अभी गए नहीं तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तो अपने को जैसा समझाया गया है वैसे ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना। अब अपने को दो चीजों पे विशेष बल देना है। कुंडली में तो सारी चीज सीखनी है अपने को, पर दो ग्रहों पर विशेष नजर गड़ा के रखनी है, बुध ग्रह पर और बृहस्पति पर। इस क्लास को याद रखना, ये आगे तक काम आएगी, प्रेडिक्शंस में काम आएगी। अगर हम एक एक सूत्र को पकड़ के चलें तो ज्योतिष देखना बहुत आसान है। दिक्कत यही है कि हम सूत्रों के बीच में घूम जाते हैं और पता नहीं कहां मझधार में फंस जाते हैं।
जितना ज्योतिष को सिंपल रखोगे उतना जल्दी ज्योतिष सीखोगे। ज्योतिष को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सूत्र कम रखो पर अच्छे वाले रखो, बढ़िया वाले रखो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बुध ग्रह को पामिस्ट्री में कैसे देखेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। तो आज का इनाम आपको यही मिल जाएगा कि आज के बाद से आप बुध ग्रह को देखना समझ जाएंगे। आपकी कुंडली में बुध कोई भी ग्रह कहीं भी बुध कहीं भी बैठा हुआ है, आप आज के बाद समझ जाएंगे कि किसी भी इंसान का बुध कैसा है। तो पहला सूत्र क्या है कि सबसे पहले चेक द मरकरी। किसी व्यक्ति की कुंडली आती है, उस व्यक्ति की कुंडली में सबसे पहले बुध ग्रह को ही देखना है। तो आज आप किसी बाहर के लोगों का नहीं, पहले अपना फिर अपने परिवार के लोगों का चेक करना है, उनको नोट करना है, नोट्स बनाने के बुध कैसा है। उसके लिए क्या तरीका है, आपने हाथ को ऐसे टाइट रखना है, हाथ को ऐसे टाइट रखना है और आपको क्या चेक करना है, बुध ग्रह। बुध ग्रह कैसे चेक करेंगे, बुध की उंगली पे आ जाओ, ये अपनी सबसे छोटी उंगली है, पंजाबी में क्या बोलते हैं, निन्नी उंगली कि किन्नी उंगली, कन्नी उंगली, नन्नी उंगली है, कुछ भी बोलो, छोटी उंगली, कनिष्ठ का अपने शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में लिटिल फिंगर। ये मरकरी की उंगली है। ये उंगली ही डिसाइड करती है किस आदमी की बुद्धि कैसी है। बुद्धि का मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूं। बुद्धि का यहां पर मतलब है कि एक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग की पावर कितनी। कोई आदमी बात कह रहा है, उस बात का सत्य क्या है, उस बात की गहराई क्या है, उसका को किस तरीके से लाइफ में लेना है मुझे, उसको समझने की ताकत बुद्धि के पास होती है। कई बार हम लोग अच्छी बात को भी गलत वे में ले जाते हैं और गलत बात को भी अच्छे वे में ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो हमारे बुध ग्रह के कारण ही होता है। बुध का संबंध हमारी मेमोरी से भी है, बुध का संबंध हमारी वाक पटुता से भी होती है, बुध का संबंध हमारी चुटकुलेबाजी से भी है, बुध का संबंध हमारे नाच गाने से भी है, बुध का संबंध हमारे विश्लेषण करने की क्षमता से भी है, बुध ग्रह का संबंध हमारे फाइनेंस के प्रति हमारी सोच को भी बताता है। इस संसार को चलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जो जो चीजें चाहिए, लोक व्यवहारिक रूप से उन चीजों का संबंध बुद्ध से माना। बुद्ध जितना अच्छा होगा, व्यक्ति उतना ही ज्यादा लोक व्यवहारिक होगा। लोक व्यवहारिक का मतलब क्या है, कलयुग का लोक व्यवहार क्या है? बॉस को मक्खनबाजी करो, छोटे आदमी को डांट मार दो, बड़े आदमी से प्यार से बात करो, सबको प्रणाम करके चलो, मोहल्ले वालों से बिल्कुल कनेक्शन में रहो, सोसाइटी से जुड़ करके रहो, जहां पैसा ज्यादा दिखे वहां झुक जाओ, जहां पैसा ना दिखे वहां से भाग जाओ। यही ना, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपने टाइम को लगाओ, कहीं स्वार्थ की पूर्ति होती दिखती है तो बात करो, अनंतता भाग जाओ। तो हमने क्या करना है, ये छोटी उंगली को और बड़ी उंगली जो रिंग फिंगर है उसका प्रथम टॉप का फर्स्ट फ्लैंज, टॉप का उंगली का पहला फ्लैंज, पहला पोरा, ये जो लाइन लगी हुई है इस पोरे की, इस पर फोकस करना है और अपनी छोटी उंगली को मिलाकर के देखना है क्या इस फ्लैंज को टच करती है या नहीं। क्या ये बुद्ध की उंगली हमारी अनामिका उंगली के जो टॉप का फर्स्ट फ्लैंज है
जो ये लकीर ऐसे हॉरिजेंटल लगी हुई है, हमारे 3 लकीरें होती हैं हर एक के, जिसे पोरे बोलते हैं। तो फर्स्ट फ्लैंज ऑफ द रिंग फिंगर, अगर हमारी ये अनामिका उंगली, छोटी उंगली उसको टच करती है तो बुध सामान्य है, और अगर उसको टच करके ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, ऊपर क्रॉस हो जाती है यानी लंबी हो जाती है, बुध उतना ही अच्छा। अब ये पोरा अगर नीचे रह जाए, मतलब ये छोटी उंगली इस पोरे को टच ना कर पाए और छोटी रह जाए, जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही समझो बुध ग्रह आपका कमजोर है। अब इसको कुंडली में देख लो या हाथ से देख लो, कितनी अच्छी ट्रिक बता दी आप। आपकी बुध की प्रॉब्लम तो पहले दिन ही सॉर्ट आउट कर दी। आस्था जी टेढ़ा करके नहीं देखना, नहीं सबके बुध अच्छे हो जाएंगे। अब मन को खुश सब करने के लिए जब लगे टेंशन हो रही है तो फिर लंबा ऐसे कर लेना, फिर हर ग्रह ठीक हो सब जाएगा। सब मेरा तो अच्छा नहीं है, काफी नहीं नहीं, छोटा है। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। ज्योतिष, ज्योतिष एक आई महाविज्ञान है, मीन, समझना। ईच एंड एवरीथिंग इज गुड एंड बैड, दोनों यस ही सर। चीजों का। आपकी कोई ऐसा ग्रह नहीं है, ये ध्यान रखना। आज मैं आपको बता रहा हूं सूत्र, कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो केवल और केवल बेस्ट रिजल्ट दे और नेगेटिव ना दे। हर ग्रह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह के इफेक्ट देता है। अच्छे से अच्छा होने पर भी नेगेटिव इफेक्ट देता है और बुरे से बुरा होने पर पॉजिटिव भी देता है। बुध का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? बुध का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर वो कमजोर हो जाए तो, मान लो आस्था जी ने अपना हाथ देखा देखा, रे बुध तो कमजोर है, टेंशन नहीं लेना। ये इसका मतलब ये है कि आस्था जी इमोशनल है, सेंसिटिव हैं, क्विक हैं, दिल की साफ है, षड्यंत्रकारी नहीं है। इमोशनल हर्ट होने पर गुस्सा आ जाता है। बुध ग्रह की कमजोरियां कहते हैं कि दिल का बंदा साफ है पर बोल देता है जो मन में आया, बोल बाल के अपना नक्की। सामने वाला कुछ भी सोचता रहे, अच्छा बुरा वो जाने, उसका काम। अपने तो जो सर बढ़ाती निकाल दी। तो सर ये है दोनों बुध हाथ की में कमजोरी। नहीं, एक हाथ में जो राइट हैंड है ना सीधा, सर दोनों हाथ में डिफरेंट भी हो सकता है, एक में थोड़ा सा छू रहा है एक में बहुत नहीं। बारीक, ना 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 इतना फर्क नहीं दिखता है, रेयर केस है। थोड़ा बहुत हो जाता है, दोनों हाथ में अंतर होता है, हाथों में दोनों में अंतर जरूर होता है। ये मैं आपको बता दूं, अंतर तो होता है। सर मैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों यूज करता हूँ, मतलब हैंड। और मेरी राइट की समांतर है और लेफ्ट में क्रॉस होके ऊपर चली जाती है। हाँ तो अच्छी बात है, अच्छी वाली को ही मानो। अरे जी टेंशन काहे को लेनी, जो लंबी हो जाए उसी को नहीं, मानो। लेकिन मेरे लक्षण आपने मैडम को बताए ना, वो ज्यादा है। हाँ कोई बात नहीं, फिर छोटी वाली को मान लो। आपके साथ तो दोनों ही है, किसी को भी मान सकते। कोई बात नहीं, बहुत ठीक सारे है। तरीके होते हैं बारीकी में देखने की। ठीक। अभी तो मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, मोटे मोटे से बहुत सारी चीज पकड़ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। देखो जो अगर टच कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपनी बुद्धि से भी सोचता है और दूसरे की बुद्धि का भी सहारा बहुत अच्छे से लेता है। जिसका यह कमजोर हो जाए, इसका मतलब है वो दिल को सहारा बना करके चलता है, यानी कि अपने इमोशंस को वो सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखता है। इमोशन को प्रायोरिटी पर रखने का मतलब उसका मन क्या कर रहा है, उसका मन क्या करने को कह रहा है, उसको कैसा घर चाहिए, उसको कैसा परिवार चाहिए, वो मन से सोचेगा। वो बुद्धि से नहीं सोचेगा, मन से सोचेगा। बुद्ध की कमजोरी का मतलब ये है, उसे प्रेम की आवश्यकता है, उसे शांति की आवश्यकता है। वो कहता है जिंदगी में पैसा मिलो या ना मिलो, मुझे प्रेम और शांति जरूर मिलनी चाहिए। वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, पैसा वो उतना ही कमाना चाहता है जितना उसको कमाने की जरूरत है। अगर उसकी दाल रोटी बढ़िया चल रही है तो वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं करेगा। वो कहेगा भाड़ में गो, मुझे ज्यादा है ना झंझट और मैथमेटिक्स में घुसना ही नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स उसके लिए सर दर्द है, ये समझ लो। कि वो कहेगा मैथमेटिक्स में मुझे घुसना ही नहीं है, मुझे तो सिंपल दाल रोटी मिलती रहे और टेंशन जिसमें ना हो। वो टेंशन से दूर भागता है। ये है मरकरी की कमजोरियां।
जिसका ये बड़ा हो जाता है वो हाईली इंटेलिजेंट होता है, पैसे के पीछे भागता है, बहुत तेज होता है, बहुत समझदार होता है, बहुत होशियार होता है, क्विक होता है, बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग वाला होता है। इस तरीके से हम बुध ग्रह को देख सकते हैं। तो कोई है जिसका ये उंगली बड़ी है, बुध तेज है? संजय जोशी जी का है और उमेश जी का भी है। वाह, यस सर, बड़ी है। अरे वाह। सर मेरे एक हाथ में टच हो रहा है, एक में नहीं हो अरुण रहा है। प्रकाश जी का है। वाह, तो हम बढ़िया टच ही मानेंगे अपन, काहे को नहीं माने, कमजोर क्यों माने। अंजू जी का भी हो गया। चलो, बहुत दोनों सारे हाथ लोग में बड़ी एग्जाम पास कर गए। गुड, वेरी गुड, सबको बहुत बहुत मुबारक। सर दूसरे पोर से कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, बट टच करना चाहिए। होना तो इतना ही अच्छा चाहिए। अब इससे आगे चला जाए तो वो बोनस है, अच्छा, नीचे टच चला कर जाए रहा तो है। गिफ्ट मान लो। अच्छा, पर टेंशन नहीं पालनी। विशाल जी की छोटी है, क्या मुझे लग रही है छोटी है? ठीक है। अब आप ये समझ लो, ये इतना गहरा सूत्र आपको समझा दिया। आज पढ़ लो और 6 महीने बाद भी जब आप पूरे एक्सपर्ट की तरह हो जाओगे, हर ग्रह को डायग्नोज करना सीख जाओगे, तो भी यही कहोगे कि गुरुजी ने जो पहली क्लास में बताया था निकला वही, जो आपकी उंगली में बता दिए, है ना। अब ये सूत्र हर एक को मत बताना, फटाफट बुद्ध देख जाएगा। बुद्ध देखना किसी टाइम में बहुत टफ था ज्योतिष में, और लोग बुद्ध को लेकर के बड़े कंफ्यूज होते थे कि बुध ग्रह मेरा है कैसा। क्योंकि भाई आपकी जैसी बुद्धि होगी उसी के आधार पर आपका जीवन तय होगा, आपके रिलेशंस तय होंगे। जिनका बुध कमजोर है वो रिलेशन के पीछे भागेंगे, जिनका बुध मजबूत है वो धन के पीछे भागेंगे। दोनों में अंतर बता दिए। धन के पीछे भागने का मेरा मतलब लालची नहीं है। धन के पीछे भागने का मेरा मतलब है कि वो लोग अपने नौकरी, रोजगार और व्यापार को लेकर के बहुत फोकस्ड होते हैं। कैरियर के प्रति उनका फोकस कुछ ज्यादा होता है। और जिनका थोड़ा कम हो जाता है वो बेचारे कहते हैं जो भगवान प्रभु दे दे वो ही बढ़िया, जो मिल जाए वो बढ़िया। तो थोड़ा शांति बनाए रखने में विश्वास करते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते नहीं है कई बार। इतना चीजें समझ में आ गई। तो आज हम समझेंगे कुंडली के 12 भाव और उच्च के ग्रहों की स्थिति और नीच के ग्रहों की स्थिति को। चलिए फिर से हम कुंडली पर चलते हैं। लाल किताब ज्योतिष में आपका कोई भी लगन की कुंडली आपकी हो, पर आपकी जब लाल किताब कुंडली बनेगी तो वो मेष लगन की ही बनेगी, यानी कि नंबर 1 से ही शुरू होगी। जहां पे लगन लिखा होता है वहां नंबर 1 लिख देंगे आप। मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब यहाँ पर हम कहेंगे उच्च के ग्रह। उच्च के ग्रह नोट करें, जहां नंबर 4 लिखा हुआ है वहां पर गुरु उच्च का होता है। जहां नंबर 1 लिखा हुआ है वहां पर सूर्य उच्च का होता है। जहां नंबर 7 लिखा हुआ है वहां शनि उच्च का होता है। और ये कभी भी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलेगा सूत्र। लाल किताब में ये बिल्कुल फिक्स है। चाहे किसी का सूर्य किसी भी तरीके से पहले घर में आ जाएगा तो उच्च का कहलाएगा, गुरु चौथे में आ जाएगा तो उच्च का कहलाएगा, 7वें में आ जाएगा शनि तो उच्च का शनि कहलाएगा। इस तरीके से केंद्र स्थान में, क्योंकि ये बंद मुट्ठी के ग्रह कहलाते हैं, बंद मुट्ठी के भाव कहलाते हैं, 1 4 7 10, 1 4 7 10, इन्हें बंद मुट्ठी के खाने कहा जाता है।
यानी जब हम इस संसार में आते हैं तो बच्चा बंद मुट्ठी किए होता है, वो मुट्ठी के अंदर ही ये 4 खाने होते हैं, 1 4 7 10। इन बंद मुट्ठी के खानों में 3 ग्रह उच्च के हो सकते हैं। पहले घर में सूरज उच्च का हो सकता है, चौथे में गुरु, 7वें में शनि उच्च का होता है, 10वें में मंगल उच्च का होता है। तो चारों के 4 बंद मुट्ठी के खाने में ये 4 ग्रह उच्च के होते हैं। शुक्र 12वें भाव में उच्च का होता है, चंद्रमा दूसरे भाव में उच्च का होता है, बुध ग्रह 6ठे भाव में उच्च का होता है। ठीक है साहब, ये उच्च के ग्रहों की तस्वीर बना दी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर उच्च का शुक्र गुरु को ऑटोमेटिकली मंदा कर देगा? उस पे अपन बाद में डिस्कस करेंगे विशाल जी, क्योंकि समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर सारे कहेंगे वो किसको मद्दा करेगा, वो किसको मद्दा करेगा, है ना। एक बार 2-4 क्लासों में क्या है कि बेसिक वाले भी फिर आप लोगों के बराबर के आ जाएंगे, फिर उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, है ना? अभी किसी को उच्च का ग्रह कोई नहीं समझ में आया तो बताइए, कोई मतलब ना समझ में आया हो, कोई क्या मतलब है क्या नहीं, कुछ भी चीज है वो मुझसे पूछ सकते हो आप। कोई है किसी को उच्च के मतलब नहीं समझ में आया हो, किसी भी तरह का कोई परिभाषा में कोई मतलब समझना चाहता हो? सर उच्च के सर ग्रह राहु का केतु क्या मतलब कहाँ होता है, वो पे? अच्छे होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या उच्च का ग्रह अच्छा होता है? अब इसका आंसर सुनो। अंजू जी ने प्रश्न पूछा है ये उच्च के ग्रह क्या होते हैं। जो भी पूर्व जन्म में हमारे सर्वश्रेष्ठ कर्म होते हैं, हमारे जीवन के किसी विशेष पक्ष से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी इस जीवन में स्त्रियों की का बड़ा सम्मान करे, स्त्रियों की सेवा करे, उनका मान सम्मान, स्त्रियों का मतलब सारी स्त्री मतलब अपने घर परिवार सब स्त्रियों का सम्मान करे, रेस्पेक्टफुल व्यवहार करे, अगर अपनी वाइफ से बड़ा रेस्पेक्टफुल व्यवहार करे, कहने का मतलब उन्हें खुशी प्रदान करे अपने परिवार की स्त्रियों को, तो उससे उसको अगले जन्म में शुक्र उच्च का प्राप्त होता है, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है, गौ की सेवा बहुत करता है, तो उसका शुक्र भी उच्च का मिलता है उसको अगले जन्म में। तीसरा, माँ लक्ष्मी की साधना करने वाला, लक्ष्मी जी का साधक, लक्ष्मी तंत्र, लक्ष्मी विद्या, श्री विद्या का जानकार, उसका शुक्र भी अगले जन्म में उच्च का मिलता है। जो इसका ग्रह जो भी उच्च का होगा, उस ग्रह से रिलेटेड चीजों के मामले में उसको इस जीवन में बिना मेहनत किए वो चीजें भरपूर मात्रा में मिलती है, और कम संघर्ष करके या ना करके संघर्ष, फ्री फोकट के अंदर उसको जीवन में बहुत अच्छी चीजें मिलती। जैसे अगर किसी व्यक्ति का शुक्र उच्च का होकर के अच्छा फलित हो जाए, अच्छा फलित का मतलब उसको कोई दूसरी पावर, अन्य ग्रह उसकी ताकत को ना रोकता हो, तो उसको हमेशा स्त्रियां सपोर्ट करेंगी, हमेशा। जो भी औरत होगी संसार में कोई भी, उसको बड़ी मदद करेगी। उसकी पत्नी भाग्य रूप लेकर के आएगी, जैसे ही शादी होगी उसकी किस्मत के सितारे ही बदल जाएंगे, पट्टे एकदम अमूल चूल प्रेम। पत्नी उसकी आज्ञाकारी होगी, उसके अनुकूल होगी। कई जगह लिखा है कि बहुत सुंदर होगी, पर मैं इस चीज से बड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा ये मानना है शुक्र का संबंध हमारे इमोशन से है, हमारी खुशी से है। शुक्र का मतलब यानी जो भी मिलेगी और जैसी भी होगी, उस पुरुष को उस स्त्री से खुशी बहुत मिलेगी। हाँ, एक चीज और है कि पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पत्नी की आयु अच्छी होगी, पत्नी
हर प्रकार के कार्य में दक्ष और कुशल मिलेगी, बड़ी एक्सपर्ट होगी, और जो भी उनसे मिलेगा सारे कहेंगे जी आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब तारीफ प्राप्त करने वाली पत्नी प्राप्त होगी। तो उच्च का ग्रह कोई भी हो, उससे संबंधित रिश्तेदार, उससे संबंधित इस संसार की चीजें सभी बहुत अच्छे से हमें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मंगल। मंगल ग्रह का संबंध हमारे जमीन जायदाद से है और हमारे अपने भाई से। अगर किसी का मंगल अच्छा है तो उसको भाई बहुत अच्छा मिलेगा, मीन्स उसकी मदद करने वाला, हर पल उसकी मदद करने को तैयार, ऑलवेज रेडी उसके लिए। जमीन जायदाद का सुख उसे बहुत मिलेगा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। किसी भी योग के कारण अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी उसे ना मिले तो अपने ही दम पर प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज बनाता चला जाएगा। तो उच्च के ग्रहों का ये फायदा होता है? कम मेहनत, रिजल्ट ज्यादा अच्छे। कृषि जी लिख रही हैं फर्स्ट हाउस इन लिब्रा साइन। लाल किताब हम सीख रहे हैं। लाल किताब में अगर किसी का लिब्रा साइन में भी सूर्य है तो वो उच्च का ही माना जाएगा। पर हर जगह लाल किताब में पर लगा हुआ है? बट रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें आएंगे जो मैं सिखाऊंगा कि पहले भाव में सूर्य उच्च का होते हुए भी आपको रिजल्ट वैसे ही दिखाएगा। कैसे? नीच वाले अगर तुला में होंगे तो रूल्स रेगुलेशन आएंगे, रिजल्ट वही आएगा घुमा फिरा कर। खुश नहीं होना कि आज तो गुरुजी ने लिब्रा वाले को भी उच्च का बना दिया। हाँ, पर बोलते समय हमें बोलना यही पड़ेगा कि जब लाल किताब से बोलो तो ऐसा बोलना कि सूर्य उच्च का है पर उच्च के परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? वो सूत्र में लिखवाऊंगा आपको कि सूर्य कब उच्च का परिणाम नहीं देता है। आगे आप ये भी पढ़ेंगे, ग्रह तो उच्च का है पर क्या उच्च के परिणाम प्राप्त होंगे? तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी लाल किताब में है और यही सीखना है बस। जो सूत्र पकड़ के सीख गया वो पार है। राहु केतु को मैं अभी सोमा जी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, उसमें डबल तरह की थ्योरी है, इसलिए मैंने आज 7 ग्रहों को लिया है। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने ये जानबूझ के किया है, राहु केतु मैंने जानबूझ के बात नहीं की। गुरुजी मंगल को 10th हाउस में एक्टिव कर सकते हैं क्या? मंगल को कहीं भी एक्टिव कर सकते हो, किसी भी ग्रह को कहीं से भी एक्टिव कर सकते हो, और मंगल को एक्टिव करना सबसे आसान है। मजाक के तौर पे कहूं, मंगल एक्टिव ना हो रहा हो तो किसी से झगड़ा कर लो, मंगल एक्टिव हो जाएगा। मंगल झगड़े का कारक है। खाली बैठे हो और किसी को छेड़ दो, फिर वो सामने से बोलेगा, फिर तुम 2 बात सुनाओ। एनर्जी, मार्स इज योर एनर्जी। और किसी को तीखी बात कह देना, प्यारी बात मत कहना, प्यारी से झगड़ा थोड़ी होगा, तीखी बात कह देना किसी को, है बस, फिर देखो दनादन फुल्ली मंगल एक्टिवेटेड। और वो कितनी देर चलेगा वो राम भरोसे। अब पॉजिटिव तरीका, ये तो था नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव तरीका क्या है? जब भी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, आपका मंगल एक्टिवेट हो जाता है। जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं, आपका मंगल एक्टिवेट हो जाता है। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, जब भी आप जो है कार्तिकेय भगवान की पूजा करते हैं, तो आपका मंगल एक्टिवेट हो जाता है। जब भी आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, माँ बगलामुखी का नुकसान करते हैं, माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करते हैं, आपका मंगल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? तो किस मंगल को एक्टिवेट करने के, क्या हर ग्रह को एक्टिवेट करने के अलग अलग तरीके हैं। ये नहीं सोचना कि किस भाव में है तो कहाँ पे एक्टिवेट कर। एक्टिवेशन का मतलब वो शांत पड़ा है,
और आप उसकी एनर्जी को हिला रहे हैं कि महाराज जी जागो, तो जाग जाता है वो। तो ये काम है, करने से एकदम आ जाता है। और कैसे होता है? जब आप किसी असहाय व्यक्ति को की मदद करते हैं, जब आप न्याय के लिए किसी का साथ देते हैं, तो आपका मंगल एक्टिवेट हो जाता है। जब आप कोई साहसिक करेजफुल काम करते हैं, ब्रेव काम करते हैं, तो आपका मंगल एक्टिवेट हो जाता है। अब इतनी सारी चीजें मत को मैं देख नहीं पा रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी, है ना। अगर वीनस उच्च का लेडीज की कुंडली में है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शुक्र अगर लेडीज की कुंडली में है, एक तो अच्छी बात है कि सजने संवरने का बड़ा शौक होगा उसको, और भगवान ने उसको आशीर्वाद देके भेजा है कि उसके घर में सारी लग्जरी के आइटम होंगे। उसके लिए उसको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी चाहिए। पर आज की बात को फाइनल मत मानना, क्या पता आप जो उच्च का शुक्र देख रहे हो वो ना निकले क्लास पढ़ते समय उच्च का है। तो फिर भी अगर उच्च का है, तो मैं पहले से ही बता रहा हूं, पुरुष का हो या स्त्री का हो, जिसका भी शुक्र उच्च का मिलेगा उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये उसका सिम्टम हो। अगर स्त्री है तो उसका प्रेमी यानी कि उसका हस्बैंड उसको बहुत अच्छा मिलेगा, है? वो भी एकदम कूदता फांदता, एकदम एक्सरसाइज करता हुआ, डोले शोले टाइप है, एकदम बढ़िया मस्त मोला, फर्स्ट क्लास। शुक्र कमजोर होगा तो जेठालाल टाइप है, सारा दिन सुबह से शाम तक दुकान में मस्त, पैसा तो खूब है पर है जेठालाल। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये मजाक का पार्ट था। तो शुक्र की कमजोरियां रिलेशनशिप में हमें परेशानी पैदा करती। हाँ कल्पना जी, एडवांस में बहुत आगे के क्वेश्चन मत पूछो क्योंकि अभी शुरुआती क्लासेस है। नहीं सर, ये बेसिक क्वेश्चन है सर। जैसे हम लाल किताब की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे अभी हम किसी ने बोला लिब्रा में उनका सूर्य है और लेकिन लिब्रा लगन है, तो हम इस लाल किताब को तो सर हम काल सर की कुंडली के हिसाब से बनाएंगे ना सर। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, हाँ, इसलिए मैंने कहा सॉरी काल पुरुष आपने की कुंडली। यही हाँ। बोलना है कि आपका सूर्य उच्च का है। लेकिन सर जब लिब्रा में जो काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो लिब्रा का सूर्य तो 7th हाउस में आ जाएगा। नहीं, उसको फर्स्ट में ही रखना, और उसको अच्छा। जहां नंबर 7 लिखा है उसको नंबर 1 लिख देना है। ओनली दैट, ओके। बस बस, अच्छा अच्छा अच्छा। जहां आपकी कुंडली में हिंदी में लगन लिखा हुआ है, हाँ। जिस खाने में, उसमें ओके। जो भी नंबर लिखा हो उसको नंबर अच्छा 1 कर दो बस। अच्छा, प्लैनेट्स वही विल नॉट मूव, प्लैनेट्स मूव नहीं करेंगे, प्लैनेट्स हाँ, विल रिमेन द सेम, ओनली द नंबर्स विल चेंज। नंबर विल चेंज, ओनली फर्स्ट हाउस का नंबर चेंज होते हैं, सबके नंबर चेंज हो सब जाएंगे। चेंज हो जाएंगे। अच्छा, प्लैनेट्स जहाँ के हैं वहीं रहेंगे। वहीं के वहीं रहेंगे, प्लैनेट्स मूव ओके, नहीं करेंगे। ऑल राइट। अगर किसी का पहला खाने में अगर सूर्य है तो सूर्य पहले में ही रहेगा, ओ बस वह ओ नंबर 7 की जगह नंबर 1 लिख देंगे हम। ओके ओके सर, अब समझ में आया जो सर। होगा वो लाल किताब की कुंडली बन जाएगी, अच्छा सर। उसे ही लाल किताब की कुंडली कहेंगे। ओके वर्ष फल जब बनाएंगे लाल हाँ, किताब में तो भी यही रूल फॉलो होगा। ओके सर। ओके इसीलिए तो सर। लाल किताब आसान हो जाती है कि हम हाँ, सबका मेष लगन हो गया, अच्छा सर। मेरा भी मेष लगन, आपका भी मेष लगन, ओके तो ओके ओके चक्कर ही सर। खत्म भाई। तुम कन्या लगन के होगे, तुम मीन के होगे, तुम तुला, हाँ सर, अब चक्कर ही समझ में खत्म आया, कर मैं दिया। कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने कहा लगा नहीं कि सारे तो वैदिक हाँ ज्योतिष की बहुत सारी कैलकुलेशन तो यहीं पे कम कर दी उन्होंने। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है सर। इट्स ए टेक्निक, हम्म। है ना। तो पर हाँ एक चीज यहाँ बता दूं, जो रिजल्ट वैदिक में आ रहे हैं वही यहीं पर भी आएंगे, ओके। है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका उलट पुलट हो जाएगा कि लाल किताब सीख रहे तो सारे ग्रह बढ़िया हो जाएंगे या गड़बड़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो है, हाँ चेंज नहीं। बट हमें सीखने को एक नई टेक्निक मिलेगी हाँ हाँ, जो औरों के कंपैरिजन में इजी है, हाँ, आसान है। आसान हो जाएगी। बहुत टफ और टिपिकल चीजें नहीं है, बहुत टफ एंड टिपिकल कैलकुलेशंस नहीं है इसमें, कुछ ओके। मेमोराइज करने की चीजें हैं। अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बेस्ट चीज है, कमाल की चीज है। यू विल एंजॉय होल लाइफ।
बट लाल किताब की अपनी फिलॉसफी है। विदाउट लाल किताब की फिलॉसफी को समझे हम लाल किताब नहीं समझ पाए। लाल किताब बार बार आपको कुछ रूल्स लाइफ में फॉलो करने के लिए कहेगी। अगर हम उन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो लाल किताब हमें मदद नहीं करेगी। जैसे लाल किताब कहती है कि अपने ग्रहों को ठीक बनाने के लिए आपको ये काम करने हैं, और अपन कर ही नहीं रहे। जब नहीं कर रहे तो फिर अपने को उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे किसी का शुक्र खराब है तो लाल किताब कहती है भाई अपने जीवन साथी, लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी शुक्र खराब है, अपने जीवन साथी को सपोर्ट करो, उसके साथ प्रेम करो, उसकी गालियां खा लो बेशक, पर उसका साथ दो, उसके साथ संबंध अच्छे बना के रखो और कोशिश करो कि आप बड़े अच्छे से उनके साथ पेश आओ। बंदा कहता है जी मैंने तो शक्ल ही नहीं देखनी, ये गलती तो मैंने दोबारा करनी ही नहीं कभी भी, मैंने तो छोड़ के भागना है, यहाँ से मैदान छोड़ के भागना है, तो उसका कोई सॉल्यूशन लाल किताब में नहीं है। लाल किताब में उन्हीं के लिए सॉल्यूशन है जो सुधरना चाहते हैं, जो अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो ठीक करना चाहते हैं उनके लिए जादुई काम है। जो कहते हैं नहीं जी आप जादू करके दिखा दो, हमें कुछ नहीं करना चाहते, उनके लिए कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कर्मों को सुधारना होगा। अगर कर्म नहीं सुधारेंगे तो इनकी रेमेडीज तो बहुत आसान है लाल किताब की, बट वो काम उसी व्यक्ति का साथ देंगे जो कर्म को सुधारेगा। बिना कर्म सुधारे काम तो सारे उल्टे सीधे करते रहो, फिर आप कोयले जल प्रवाह करो कि चांदी करो कि सोना करो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लाल किताब कहती है कि चाल चलन को सही रखना है। बंदा कहता है वो तो मैं रखूंगा नहीं, फिर शुक्र कैसे ठीक होगा, शुक्र होगा ही नहीं ठीक। ठीक है ना, तो वो ठीक करने के साथ में कुछ रूल्स भी देती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है लाइफ में, दोनों ही बातें लाल किताब बताती है। तो उसको फॉलो करेंगे तो इनकी रेमेडीज हमें हेल्प करेंगे। नरेश जी। सर वैसे मैं ये पूछ रहा था कि हमेशा लाल किताब में लगन कुंडली देखनी है या फिर चलित को भी देख सकते हैं? चलित का कंसेप्ट दिमाग से ही निकाल दो, ये पता नहीं क्यों घुसा दिया किसी कईयों ने उठा करके। हाँ। है ना, देखो दो तरीके होते हैं। पहले तो कई लोग वो मार्केट में जिनको खुद को नहीं समझ में आई ये किताब, पर वो तथाकथित हो गए। अब बोलना तो नहीं चाहिए, अब उनको समझ में आया नहीं और स्टूडेंट को पढ़ा तो दिया जहां तक उनको समझ में आया बेसिक। जब बात आई प्रेडिक्शंस करने की, जब बात आई कुंडली को डायग्नोज करके समझने की, जब स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया कि भाई ये बात तो कैसे, अब आपने तो कहा था कि लाल किताब में फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा होगा तो ये रिजल्ट आएंगे, नहीं आ रहे, और वो टेंशन में आ गया। तो उन्होंने क्या काम करा, बोला चलित वो ही हमारा सहारा है। हम कह दें भाई ये 7वें में जो शुक्र बैठा था ना, ये अब 6ठे में आ गया या ये 8वें में हो गया, तो यहाँ बात नहीं बन रही तो यहाँ बन जाएगी, कोई इस बात तो सेट बैठेगी जिंदगी की। समझ रहे हो बात को? तो बात को सेट बिठाने के लिए चलित का एक सहारा ले लो, क्योंकि उसमें सर पूरे चेंज हो जाते हैं खाने। पूरे नहीं चेंज होते, मतलब कई सारे चेंज हो जाते हैं। 2-3 चेंज होते हैं, कुछ के ज्यादा भी हो जाते हैं, किसी का एक आध होता है। तो मतलब तो उसकी सेटिंग हिलते ही वो सारी इक्वेशन बदल जाती है, वो इतनी देर में वो समझ जाते हैं, बात सेट करके अपना पिंड छुड़वा लेते हैं। पर आपको इस पूरे कोर्स में बिना चलित का सहारा लिए ही बताएंगे हम, और बोलो। ठीक है सर, ठीक है मतलब ना? लगन को ही हाँ, ही ध्यान रखना है। नहीं उसकी बात आप अपने एंड से ही ग्रहों को समझना शुरू कर दोगे। बस आपको अपने टीचर पर, अपने मेंटर पर, अपने गुरु पर विश्वास करना है। ठीक है सर, ठीक है। अगर विश्वास रखा
अपनी श्रद्धा पर श्रद्धा बनाए रखी, वो नहीं डगमगाने दी, तो फिर आप मेरे ऊपर छोड़ दो सारा काम। मैं तुम्हारी उंगली नहीं छोड़ूंगा, बस तुम मत भागना उंगली छुड़वा कर, जी तो सर। तुम्हारी जिम्मेवारी, ठीक सर है। पामोस्ट्री सीखनी बिना जरूरी है इसमें? बिना बिना उसके ही मैं चलित के ही समझा दूंगा। और वो जी सर, जी सर, ठीक ठीक। मैं खुद कभी चलित नहीं देखता मेरे भाई, मैं दूसरे को क्या समझाऊं। देखो, जो काम मैं खुद नहीं करता मैं आप लोगों को कैसे सिखाऊं, है ना। तो बचने के साधन है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ कुमुद जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर गुरु 4th में है, आपने जी। बताया उच्च का है, बट वो रेट्रो है, तो उसका क्या? देखो, लाल किताब में कुमुद जी रेट्रो का कोई कंसेप्ट नहीं है, राइट राइट। अस्त का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो रेट्रो की चिंता नहीं करनी। हाँ, पर मैं समझ गया, वैदिक के हिसाब से बता दूं, अगर चौथे भाव में गुरु रेट्रो हो गया तो इसका मतलब प्रॉब्लम में है, यानी कि ये उच्च के परिणाम नहीं देगा, इसके परिणामों में कमी आएगी। तो कुछ नेगेटिव देगा? नेगेटिव तो नहीं देगा, बस उच्च के परिणाम नहीं देगा, इंटरप्रेट कर दो। है ना। कुछ उच्च के नहीं नेगेटिव देता, देगा सर? उच्च के नहीं नेगेटिव? देगा। अच्छा, नहीं, वो तो नेगेटिव तो देखना पड़ेगा कुंडली में, जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि जी। हमें देखना पड़ेगा दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, 9वें भाव में, 11वें में और 12वें में। फिर से लिख लीजिए, दूसरा, पांचवा, 9वां, 11वां और 12वां, इन भाव में यदि राहु या बुध या शुक्र, ये 3 ग्रह, राहु, बुध या शुक्र, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है तो बृहस्पति कमजोर माना जाएगा। तो ये तो फिर 99% होगा ही होगा। देखो, इन 3 ग्रहों में से कोई इनमें बैठा है? यस सर। बस, तो देखो बता दिए ना। और नरेश जी देख सर लो, वो हमने चलित का सहारा भी नहीं लिया, इन्होंने जैसे ही बोला रेट्रो, हमने बता दिया ये उच्च के परिणाम नहीं देगा, और सूत्र भी 11 में बता दिया राहु कि बैठ। ये सूत्र बैठा, 11 में राहु बैठा होगा तो वो कमजोर हो गया, ठीक है ना। राहु, तो बुध, सर शुक्र, 99%। राहु, बुध, शुक्र, इन तीनों में से कोई भी। अब ये तो पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप है कि इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा पिटे हुए नहीं होने चाहिए। रिपीट करें, बड़ा मुश्किल है भाई। फिर चलो, 5वां भाव, 9वां भाव, नहीं, दूसरे शुरू से लिखो, 2, 5, 9, 11 और 12, 2, 5, 9, 11, 12, इन भाव में राहु, बुध, शुक्र, ये 3 ग्रह में से कोई भी ग्रह इन भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर बैठा है तो फिर गुरु आपका कहीं पर भी बैठा है और कैसा भी बैठा है, वो कमजोर माना जाएगा, यानी अपने अच्छे वाले, बहुत बेहतरीन वाले रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट तो देगा पर बहुत ऊंचे वाले नहीं देगा। सूर्य और चंद्रमा पिटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि सूर्य और चंद्रमा किसी रूप में कमजोर अगर होंगे तो भी गुरु कमजोर हो जाता है। बाकी तो जब मैं कराऊंगा पूरे सूत्र समझाऊंगा आपको। हर ग्रह के 2-4 फार्मूले हैं, बस वो याद कर लेना। टोटल 50 फार्मूले भी नहीं बनते लाल किताब में ढंग से। उन्हें याद कर लिए, आपने समझ लिए एक बार गहराई में जा करके, तो आप ज्योतिष बन जाओगे। बाकी आपकी कॉमन सेंस जिम्मेवार। बहुत लोगों की कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती है, वो एक अलग बात है, क्योंकि ज्योतिष एक कॉमन सेंस का खेल बहुत है, ये समझ लीजिए बात है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। पंचम भाव से कॉमन सेंस देखी जाती है, 5th हाउस से, तो वो हमें देखनी होगी, ठीक है। सर ग्रह थैंक यू बुध सर। होगा कॉमन सेंस के लिए? बाकी गुरु कृपा
ही केवलम। सर ग्रह बुध होगा कॉमन सेंस के लिए? आप बुद्ध भी तो जिम्मेवार है ही है, अन्य अन्य चीजें भी जिम्मेवार होती है वैसे तो। बुद्ध तो तेज तरार है, वो मतलब फायदा नुकसान तुरंत समझ जाता है। हम्म, हाँ आशु जी। हाँ जी गुरुजी। ये सूर्य और चंद्रमा कैसे पिटे हुए हैं? मतलब वो हम बताऊंगा समझ। अभी तो कोर्स चलेगा नहीं तो ये गुरु के ऊपर ही क्लास हो जाएगी। अभी तो उच्च का आज कराया मैंने सिंपल। मैंने ओके। तो सिंपल एक थोड़ा सा बताया है। वो नरेश जी का क्वेश्चन था है ना कि वो चलित, तो हमने बिना चलित के ही कर दिया और बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट। जब मैं लक्षण बताऊंगा ना तो वो कुमुद जी पे हूबहू बैठेंगे, ये हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सटीक आएगा, है ना। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि अगर फलाना ग्रह फलाने भाव में होगा तो क्या होगा, नहीं। 12 के 12 खानों में गुरु कहीं भी बैठ जाए, किसी भी हालात में बैठ जाए, अगर सपोज करो जहां पे किताब में लिखा है कि गुरु यहाँ बैठ के खराब रिजल्ट देता है और राहु बुध शुक्र इन भावों में बताए गए में नहीं आता है, तो समझो वो वहां पे बैठ के खराब रिजल्ट नहीं देगा, वहां से अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे और फिर तथाकथित ज्योतिषियों की बुद्धि घूम जाएगी। ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा खराब सा ग्रह था ये, इतना हम्म। पढ़ा लिखा ये आदमी कैसे हो गया, इतना हम्म। डिग्रीधारी आदमी कैसे हो गया, इतना बढ़िया विद्वान कैसे हो गया, है ना। तो जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन से दूर कर देती है कि ये किताब बहुत सटीकता की। हाँ हिमांशु, हिमांशु भट्टाचार्य, आवाज नहीं पहुंच रही। गैलेक्सी A7 गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। तो मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है। गुरु जी आवाज कट रही है आप। ओके। जानना था हाँ गैलेक्सी जी, वो आप अपना म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। मुझे नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम कविता है। मुझे जी कविता मैं इस कोर्स में नई हूँ, तो मुझे ये पूछना था, जैसे आप बता रहे हैं कि 2 में चंद्रमा उच्च का होता है, तो ये हम कैसे पता करते हैं कि किस राशि में जाके कौन सा ग्रह उच्च का हो जाता है? आपने राशियों में दिमाग नहीं लगाना, आज की फोटो खींच लेनी है। जिसका भी चंद्रमा किसी भी राशि में बैठा, देखो अगर खाना नंबर 2 में बैठा है, ये लाल अच्छा। किताब हाँ। की ब्यूटी है, तो हाँ। आपने चंद्रमा को उच्च का माना। अच्छा, मतलब उस खाने के लिए वो ग्रह उच्च का है, दो खाने के लिए। हाँ खाना नंबर 2 के लिए चंद्रमा उच्च का है। ओके, मतलब वो सूत्र है वैसे कि 12 के लिए शुक्र उच्च का है। हाँ ओके। चौथे के लिए ओ- गुरु उच्च का है, पहले के लिए ओके। सूर्य उच्च का है, 7वें के ओके। लिए शनि उच्च का है, 10वें के लिए मंगल उच्च का है, अच्छा। 6ठे के लिए अच्छा। बुध उच्च का है। अच्छा। अच्छा अब वो वैसे। अगला स्टेप आएगा कि वो उच्च का परिणाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अच्छा। वो बाद हाँ। में देखेंगे। पर ओके। पहली ओके। ओके। निगाह में हमने उसको उच्च का लेके ही चलना, अच्छा, ठीक है, ठीक अकॉर्डिंग है। टू द लाल किताब थ्योरी। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। हाँ सुभाष जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार नमस्कार। सर। वीडियो सर मैंने 2 बार मेल किया था सर, वीडियो नहीं मिला। सुभाष जी, एक तो बीच में मेरी भी गला बैठ गया था और आज ही थोड़ा ठीक महसूस किया है। स्टाफ की जी भी सर। छुट्टी थी, तो अभी अपना नया बैच शुरू हुआ ना, तो शुरुआत हाँ में जो है 1-2 क्लासों में रहता है, फिर एक बार जी कंटिन्यूटी बन जाएगी तो कंटिन्यूस आएंगे आपके पास। और अपनी तो हाँ वैसे ही शनिवार इतवार को एक क्लास, तो ज्यादा टेंशन जी वाली बात नहीं है। तो वो सारा इंतजाम हो जाएगा, सोमवार से ही सारी चीजें अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा कुछ मुझे एक सलाह रिमाइंडर कर दीजिएगा, लीजिए। अगर आप लोग 9 बजे अगर कंफर्टेबल हैं तो अपन इस शनिवार इतवार वाले को 9 बजे भी कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, वो हम व्हाट्सएप पे लिख देना आप मुझे, जी है ना। सर जी अगर सर। आप लोग चाहेंगे तो मैं सर 9 बजे सुबह भी को दे, या नहीं रात को। सर अभी नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास कब होगी? सैटरडे संडे होती ना, अभी तो 7:30 बजे। नहीं अभी आज के आज नहीं है, आज कोई क्लास। यस्टरडे इट वाज नो क्लास ना, अभी ये होनी है अब हाँ हाँ इस नहीं, वीक कल की? कल कोई क्लास नहीं हुई थी, कल राइट मैंने राइट लिखा है ना, आज क्लास है ये, आज पहली है इस हफ्ते की क्लास। ठीक है ना। राइट अब नेक्स्ट जो होगी शनिवार इतवार को होगी,
उसी के लिए Right. पूछ रहा हूँ। अगर आप लोग 9 बजे कंफर्टेबल हैं, आराम से बैठ के मेरा प्रवचन सुनना है, तो 9 बजे भी कोई Yes, दिक्कत sir. I am comfortable. I am comfortable. जो भी हो वो लिख देना, ठीक है ना, अपने व्हाट्सएप पे, फिर अपन डिसीजन ले लेंगे। Right. Right. अभी अपन नए हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से मुलाकात होगी और धीरे धीरे मेलजोल बढ़ेगा, अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कविता जी अपना नाम लिख के रखना, रीनेम कर लेना, तो अपने को नाम से मैं पहचानने लग जाऊंगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कैमरे पे आइए, नाम और शक्ल। अब राधिका जो है बिल्कुल लास्ट में आई है, तो अब ये अगर कभी मिल जाएंगी तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा। राधिका कहेंगी सर यू आर माय टीचर, मैं कहूंगा बट यू आर नॉट माय स्टूडेंट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कैमरे पे आइए। कैमरे पे एक आत्मीयता बनती है, जान पहचान बनती है ना। और वो सुनने के लिए तो यूट्यूब पे और भी जिंदाबाद। आप लाइव क्लास क्यों अटेंड करते हो? लाइव किताब में एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज है। आपके मन में जो ख्याल आ रहा है, आप अपना डाउट एट द स्पॉट अपना बात को रख सकते हैं। आप टीचर के विचारों के साथ एक अलाइनमेंट बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्लास को समझ सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन में ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती। ना अपना आप डाउट क्रिएट कर सकते, फिर जो जैसा आ रहा है वो एक्सेप्ट करना पड़ता। और इसको भी अगर हम केवल सुनने वाले प्रोसेस में लगा देंगे तो मजा नहीं आएगा। देखिए बैठिए, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जब भी आप कैमरा खोल के बैठते हैं तो आप ज्यादा अलर्ट होते हैं। जैसे ही आप कैमरा ऑफ करेंगे, आप बाल कहीं है, कोई कुछ है, कोई टांग ऊपर करके बैठा है, कोई सर नीचे करके बैठा, कुछ भी नहीं, अलर्ट नहीं है ना, कैमरा बंद है, अपन टेंशन फ्री। जैसे ही आप रिलैक्स हो जाते हो, अब कही गई बात भी नहीं पहुंच रही है वहां पे, फिर बंदा का मन तो और कमजोर है ना, बाद में सुन लेंगे, वो बात कभी नहीं आती। फिर जब कोर्स निकल जाता है, फिर वो टीचर को ब्लेम करते हैं, ओहो गुरुजी हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, कुछ समझाया नहीं। तो हम अचानक हमें लगता है यार अभी तक तो इतने तारीफों के पुल आ रहे थे, जैसे ही कोर्स एंड होने वाला हो रहा है, जब लास्ट की 2 क्लास बची है, 1 क्लास बची है, स्टूडेंट कह रहे हैं हाय अब हमारी पल्स रेट बढ़ रही है क्योंकि हमें कुछ नहीं आया। गलती वहीं कर दी, शुरुआत में ही गलती कर दी। कैमरा ऑफ, आराम से कोई शेविंग कर रहा है, कोई अपना इधर कर रहा है, कोई व्हाट्सएप मैसेज देख रहा है, उस समय ध्यान दिया नहीं, दिमाग में कि बाद में देख लेंगे, और वो बाद आई नहीं कभी। तो ये काम करोगे तो भाई समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर ये कोर्स 3 साल का है, फिर मान के चलो ये कोर्स 3 साल का है, और अगर आपको निपटाना सही ढंग से है तो ये फिर छोटा है, पर इट्स ऑन अप टू यू। 5 दिन आपके पास हफ्ते में मिलेंगे, बार बार नोट्स बनाओ, बार बार लिखो, वीडियो को 2 बार सुनो, 3 बार सुनो नए लोगों को, फिर आपको क्लैरिटी आएगी। मेरी क्लास में अलग कुछ ना कुछ अलग हटके जरूर एक आधा आइटम जरूर मिल जाएगा। तो वो तो जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार ही बहुत चीजें मिलती जाती हैं। हाँ वीडियो को जितनी बार देखेंगे जी जी कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। जी 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 सर तो जी एक क्वेश्चन है, जैसे राहु बुध शुक्र कोई भी ग्रह 2, 5, 9, 11 में बैठा तब भी गुरु नीच का माना जाएगा? जी जी ठीक है, थैंक यू। हाँ शालू बंसल जी अनम्यूट कर लो, आप म्यूट पे हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी प्रणाम। गुरुजी मैं पूछ रही थी 5वें घर में सूर्य के साथ अगर बुध होगा तो क्या हमारा बृहस्पति कमजोर होगा? ना, बृहस्पति कमजोर नहीं होगा, वैसे तो एडवांस का क्वेश्चन है ये, पर सूर्य के और बुध के पंचम भाव में आने से सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन जाएगा। गुरु को अगर आप इफेक्ट पूछेंगे तो गुरु थोड़ा कमजोर हो जाए, क्योंकि बुध 5वें में आ गया ना, हाँ थोड़ा कमजोर हो जाए। ठीक है। हाँ और किसी का कोई क्वेश्चन जिनका हो गया वो एंड डाउन कर लीजिए। प्रणाम गुरुजी, मैं कुछ पूछूं? हाँ अनु जी। हाँ जी सर, मेरा जो है ना 9th हाउस में ही गुरु है और राहु भी है, साथ में मंगल भी है। तो उसके लिए देखो क्या जैसे
हम जब महंगी चीज लेके आते हैं ना घर में, बहुत महंगी, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डायमंड खरीद लाए 5-7 लाख रुपए का, अब उसको रखेंगे भी बड़े संभाल के, यार रसोई में निकाल के रख देंगे, लो 5-7 लाख की रिंग निकाल के रख दो, बर्तन मांजेंगे फिर बाद में पहन लेंगे। ऐसा नहीं करते ना, छल्ला निकाल के रख देते, सोने की अंगूठी निकाल के रख देते। डायमंड की रिंग है भाई, दिमाग में लगा रहता है डायमंड की, तो उसको ऐसी जगह छिपाते हैं कि साला चोर भी दिमाग लगा के थक जाए। मतलब ढूंढते ऐसी हैं कि भाई ऐसा ढूंढे हम कि चोर भी दिमाग लगाए, उसको भी क्रिएटिव दिमाग लगाना पड़े। तो हम ऐसी जगह छुपा के रखना चाहते। क्यों? क्योंकि किसी की निगाह ना पड़ जाए, नहीं तो चोर चुरा ना ले जाए। जो आपका सबसे बेस्ट प्लेनेट होता है उसके ऊपर उतना ही ज्यादा खतरा होता है। सर, और सर मेरे गुरु हस्बैंड के साथ दूर दूर तक राहु की दुनिया नहीं चाहिए। वही सर, अगर मेरे राहु गुरु के साथ ही बैठ गया तो वो गुरु को डैमेज कर देता है। सर है भी 9th हाउस में ही है गुरु, लेकिन फिर कहीं बैठ जाए। वो सर कहीं मेरे बैठ। हस्बैंड के उनमें ना 5th हाउस में ही गुरु के साथ केतु आ गए। हाँ, तो दोनों के आपके गुरु राहु केतु के एक्सेस में हो गए। हाँ जी, हाँ जी। आपका राहु के साथ हो गया, उनका केतु के साथ हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो सर बस वो ज्यादा टेक्निकल हो गए, आप थोड़े ज्ञानी हो गए, वो बताऊंगा बाद में। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। चलो, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आज काफी लंबा खिंच गया। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।